नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर वोकैबुलरी के साथ। और ये फिल इन द ब्लैंक्स एसएससी सीजीएल टियर 2 2018 वाले क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, जो कि 12 सितंबर 2019 और 13 सितंबर 2019 को लिया गया था। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। देखिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स हमने किरण पब्लिकेशन की किताब से लिए हैं। किरण पब्लिकेशन का हम 2024 एडिशन फॉलो कर रहे हैं, जो कि अभी तक का लेटेस्ट एडिशन है। इसमें जो है 2018 से 2023 तक के क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनका जो सीक्वेंस है वो इस एडिशन के हिसाब से है। अगर आपके पास दूसरा एडिशन है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम इन क्वेश्चंस को पीडीएफ की फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल देते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज से मिल जाएगा। ठीक है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारी फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड सेशन से 13वीं वीडियो है। ठीक है, ये रहा आपके सामने आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। एक ब्लैंक को फिल करना है हमें अपनी ग्रामर की समझ पर, हमें अपने वोकैबुलरी की समझ का इस्तेमाल करना है। हमें देखिए, बच्चे मुझसे कहते रहते हैं कि सर वोकैबुलरी का सेशन स्टार्ट कर दीजिए। बच्चा वोकैबुलरी का सेशन ही है ये। पिछले कुछ सालों में एसएससी में जो फिल इन द ब्लैंक्स आए हैं वो वोकैबुलरी बेस्ड हैं। वोकैबुलरी अगर आपकी अच्छी है तो ही आप उन फिल इन द ब्लैंक्स को कर सकते हैं। हम इन सेशंस में वर्ड्स के मीनिंग बताते हैं, वर्ड्स के मीनिंग समझाते हैं। हम ये समझाते हैं कि किस तरह के वर्ड को किस कंटेक्स्ट में किस तरह से सेंटेंस की स्ट्रक्चर में इस्तेमाल किया जाना है। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए, इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स को करने के लिए केवल वर्ड्स के मीनिंग जान लेना ही काफ़ी नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि किस वर्ड को किस कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, किस वर्ड को सेंटेंस की किस स्ट्रक्चर में, किस तरह की स्ट्रक्चर उसके साथ इस्तेमाल की जाती है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, 128वां इस एडिशन के हिसाब से। क्या लिखा हुआ है? द रेस्क्यू टीम डग आउट ए सोल्जर फ्रॉम द स्नो। उसके बाद एक ब्लैंक दिया हुआ है, हाउ ही कुड हैव सर्वाइव्ड फॉर 7 days बरीड अंडर इट। फटाफट इसको एनालाइज करते हुए जाएंगे, देखेंगे कि ब्लैंक में क्या आ सकता है। द रेस्क्यू टीम, ये आपका सब्जेक्ट लगा हुआ है, एक नाउन फ्रेज है। उसके बाद यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, डग आउट। डिग का मतलब खोद कर निकाल लिया। ठीक है, डिग आउट का मतलब हो जाएगा, डिग आउट का मतलब हो जाएगा टू रिमूव समथिंग और समवन आउट बाय डिगिंग द ग्राउंड। ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, डिग आउट को यानी कि डग आउट को ट्रांजिटिव वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है अ सोल्जर। फ्रॉम प्रीपोजिशन उस सोर्स पॉइंट को बताने के लिए, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट स्नो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक ब्लैंक दिया हुआ है और ब्लैंक में आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन भरना है। एक बार जरा इन ऑप्शंस पर नजर डालो, तब तक मैं आगे की स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूँ। हाउ जो है एक एडवर्ब है, एडवर्ब मैनर आता है। ही हो गया प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। कुड हो गया यहाँ पर मोडाल, और हैव सर्वाइव्ड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। हैव भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के फंक्शन में है। सर्वाइव्ड यहाँ पर मेन वर्ब है, इसलिए हमने थर्ड फॉर्म लगाई। फॉर यहाँ पर प्रीपोजिशन आ गया और प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट। एक ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए हमने फॉर प्रीपोजिशन को लगाया है, इसलिए हमने 7 days लिखा, जो कि एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। ये हो गया फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। बरीड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, पास्ट पार्टिसिपल, और ये यूज हुई है सोल्जर के लिए। सोल्जर को तो बरी किया गया था जिनको डग आउट कर लिया गया। अंडर इट, अंडर फिर से प्रीपोजिशन हो गया उनके बरीड की पोजीशन बताने के लिए, और प्रीपोजिशन के बाद उसका लिखा है ऑब्जेक्ट, जो कि स्नो को रिफर कर रहा है। कहाँ पर बरीड थे वो? कहाँ पर? स्नो के अंडर बरीड थे वो। अब यहाँ पर हमें इस ब्लैंक में इन चारों में से कोई एक ऑप्शन लगाना है। चारों ऑप्शन में एक ही वर्ब आपको दी हुई है, वंडर। उसके अलग अलग जो है रूप या फॉर्म्स आपको दी गई हैं। वंडर का मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो वंडर का मीनिंग हो जाता है, वंडर
ट्रांजिटिव भी हो जाती है, इंट्रांजिटिव भी हो जाती है, मतलब अपने बाद ऑब्जेक्ट ले भी सकती है, नहीं भी ले सकती, दोनों फंक्शन में आ जाएगी। वंडर का मतलब हो जाता है टू आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन, खुद से एक सवाल पूछना, एक या बहुत सवाल पूछना, खुद से सवाल पूछना। टू आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन और क्वेश्चंस, ठीक है। या टू एक्सप्रेस डाउट, टू एक्सप्रेस डाउट और अनसर्टेनिटी अबाउट समथिंग, किसी सिचुएशन के बारे में, किसी प्रॉब्लम के बारे में, किसी भी चीज के बारे में डाउट या अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करना अबाउट समथिंग, ये जो है वंडर का मीनिंग हो जाता है। तो यहां पर कौन सा वाला हमें फॉर्म, कौन सा वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए, उसके लिए जरा चारों ऑप्शन को एक बार आपको समझा देता हूं। खोल कर रख दूंगा एक एक वर्ड को आपके सामने, ऐसे कि आपको लगेगा कि हाँ इसे ही कहते हैं एक्चुअल लर्निंग। देखिए, वंडरिंग, वंडर्ड, टू वंडर और वंडर, ये जो चारों वर्ड हैं, इनमें से ये वाला जो वर्ड है मेन वर्ब भी हो सकता है, यानी कि फाइनाइट वर्ब भी हो सकता है। फाइनाइट वर्ब की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है किसी सेंटेंस में। मैं ये नहीं कह रहा इस सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में वर्ब के आईएनजी फॉर्म को, वंडर की आईएनजी फॉर्म को फाइनाइट वर्ब की तरह यानी कि मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं बी की किसी भी फॉर्म के साथ कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए। इज, एम, आर, वाज, वर लगा दो, वंडरिंग लगा दो। इसको नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जो कि सीमित नहीं की जा सकती, इसलिए इनको नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। और वंडरिंग जब नॉन फाइनाइट वर्ब होता है तो एक तरह का प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। वर्ब के आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है कब? जब वो किसी नाउन को मॉडिफाई करने का काम करे, किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आई हो, यानी कि एडजेक्टिव के फंक्शन में हो, एडजेक्टिव के पार्ट ऑफ स्पीच में, उसे कंसीडर किया जाता है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है वंडर, अगर इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कंसीडर करोगे तो आप ये कह सकते हो कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फाइनाइट वर्ब यानी कि मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल की जा सकती है। पास्ट इंडेफिनिट में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि वंडर्ड को इस्तेमाल कर सकते हो। हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को, वंडर्ड को, आप मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो यानी कि ये मेन वर्ब भी हो सकती है और यही वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब भी हो सकती है। उस सिचुएशन में इसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाएगा। और पास्ट पार्टिसिपल भी एक तरह के एडजेक्टिव भी होते हैं, ये भी किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए ही लगाए जाते हैं, जैसे बरीड लगाया गया सोल्जर्स को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, ये जो टू वंडर है ये एक तरह का इन्फिनिटिव है, इसका मेन वर्ब के रूप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि फाइनाइट वर्ब की तरह ये फ्रेज इस्तेमाल नहीं होती है। ये इस्तेमाल की जाएगी नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में और ये होता है एक तरह का इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव के भी अपने अपने फंक्शन होते हैं और उस फंक्शन के आधार पर उसको नाउन भी कंसीडर किया जा सकता है, एडजेक्टिव भी कंसीडर किया जा सकता है, एडवर्ब भी कंसीडर किया जा सकता है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है वंडर यानी कि बेस फॉर्म लिखी हुई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब भी हो सकती है प्रेजेंट इंडेफिनिट वगैरह में, जो अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो। और ये नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह भी इस्तेमाल की जाती है बेयर इन्फिनिटिव की तरह। बेयर इन्फिनिटिव जो है एक तरह से ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनकर आ जाते हैं या मोडाल के बाद लिखे जाते हैं। मोडाल के बाद लिखे जाएंगे तो मेन वर्ब भी कंसीडर की जाती है। अब आपके सामने सवाल ये है, एक्चुअली में आपके सामने सिचुएशन ये है जो आपको समझनी है। एग्जाम में तो ये फटाफट कर लोगे आप, अगर आप प्रैक्टिस इस तरह से करते हैं घर पे बैठ के, दिमाग अगर आप इस तरह से चलाते हैं तो एग्जाम में तो आप देखते ही समझ जाओगे, विद इन सेकेंड्स हो जाता है ये। आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि आपके सामने सिचुएशन ये है कि आपको एक ऐसा वर्ड यहां पर लिखना है जो कि सिंटैक्टिकली सही हो, सिमेंटिकली भी सही हो, जो कि स्ट्रक्चर में सही हो, स्ट्रक्चर सही सुटेबल स्ट्रक्चर को जनरेट करे और जनरेट होने के बाद एक अच्छी स्ट्रक्चर में, सही सुटेबल स्ट्रक्चर में लिखे जाने के बाद मीनिंगफुल हो, अर्थपूर्ण हो। अब इनमें से देख लो कौन सा वाला आना है, लगाओ जरा दिमाग, मैं बताता हूं। देखिए, वंडर मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है, बेयर इन्फिनिटिव की तरह। मैंने सेंटेंस को इंटरप्रेट करते वक्त ही बताया था कि ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गई वर्ब। अब अगर यहां पर कोई मेन वर्ब आप लगाने की कोशिश करोगे तो उस मेन वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए, जो कि है नहीं। भाई ये जो द स्नो लिखा है ये तो इस फ्रॉम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया।
फ्रॉम प्रीपोजिशन लिखी है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखा है द स्नो। आ सोल्जर इस ट्रांजिटिव वर्ब डग आउट का ऑब्जेक्ट हो गया। अगर यहां पर कोई भी इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर आप मेन वर्ब की तरह लगाने की कोशिश करोगे, मेन वर्ब कंसीडर करके इनमें से कोई भी वर्ड कोई भी ऑप्शन यहां पर लगाने की कोशिश करोगे तो लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि मेन वर्ब की तो हमें सेंटेंस की स्ट्रक्चर में जरूरत ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि मेन वर्ब की अगर जरूरत होती तो उसका एक सब्जेक्ट होता, फिर वो एक पूरी क्लोज होती। तो इनके मेन वर्ब वाले फंक्शन को तो एलिमिनेट कर दो, मतलब इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आ जाए मेन वर्ब की तरह वो नहीं आएगा। अब क्या वंडर को बेयर इन्फिनेटिव की तरह लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता। देखिए वंडर को या किसी भी वर्ब को जब बेयर इन्फिनेटिव की तरह लगाया जाता है तो वो एक तरह से किसी ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट देने का काम करती है। मैंने बहुत सारी वर्ब जो है पिछले सेशन में लिखवाई है। थिंक, जैसे कि मैंने लिखा सी, हियर, वॉच, फील, नोटिस, लेट, मेक, बिड, हेल्प। ये सारी की सारी ट्रांजिटिव वर्ब है और इनके बाद इनका ऑब्जेक्ट आ जाता है और फिर आप यहां पर बेयर इन्फिनेटिव को लगा सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। ये सिनेरियो कुछ होता है जब हम बेयर इन्फिनेटिव को यूज करते हैं। और भी एक दो सिचुएशन में बेयर इन्फिनेटिव को यूज कर सकता है, लेकिन वो सिचुएशन यहां पर नहीं है, तो बेयर इन्फिनेटिव तो यहां नहीं आना है। अब बचे आपके पास तीन ऑप्शन। क्या टू वंडर को इन्फिनेटिव को यहां पर लगाया जा सकता है? अगर आप यहां पर टू वंडर को लगाने की कोशिश करोगे तो टू वंडर यहां पर इस वर्ब के पर्पस को रिफर करेगा। क्या बताया मैंने? ये जो इन्फिनेटिव है नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब हो जाते हैं। अब नाउन तो यहां पर ये हो नहीं सकता, क्योंकि नाउन होने के लिए इसको ऑब्जेक्ट होना चाहिए। भाई नाउन क्या होते हैं? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। सब्जेक्ट हमें चाहिए नहीं, ऑब्जेक्ट यहां पर ये बन नहीं सकता, इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब लिखी नहीं, तो ये नाउन तो हो नहीं सकता इन्फिनेटिव। अब आप इसको एडजेक्टिव की तरह जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे, ये एडजेक्टिव भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर इसको एडजेक्टिव की तरह जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे तो क्या कहोगे कि ये स्नो के लिए आया है? क्या स्नो ने वंडर वाला काम किया है? क्या स्नो ने कोई अनसर्टेनिटी को या डाउट को एक्सप्रेस किया है, या उसने कोई किसी तरह का सवाल पूछा है खुद से? नहीं। तो इसको एडजेक्टिव की तरह भी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। फिर आप ये कहोगे कि इन्फिनेटिव को एडवर्ब की तरह इस्तेमाल कर लो। यहां पर अगर आप इन्फिनेटिव को एडवर्ब की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे तो ये हो जाता है एडवर्ब ऑफ रीजन या एडवर्ब ऑफ पर्पस, मतलब इस काम को करने का पर्पस रिफर करता है। इन्फिनेटिव जब एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, आप ये कहना चाह रहे हो, सिंटैक्टिकली आप सही कर दोगे, स्ट्रक्चर आप सही कर दोगे, लेकिन मीनिंग बहुत अपसर्ड हो गया। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने टू वंडर को, इन्फिनेटिव को एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ पर्पस की तरह इस्तेमाल कर लिया तो फिर ये इस वर्ब के इस एक्शन को करने का रीजन रिफर करता है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि हमने जो सोल्जर को डिग आउट किया, उनको बाहर निकाला स्नो से खोदकर, उसका पर्पस ये था कि हम वंडर करना चाह रहे थे। भाई हमने उनको डिग आउट किया उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी लाइफ को सेव करने के लिए, वंडर करने के लिए तो नहीं ना, अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए तो नहीं। तो सिंटैक्टिकली सही भी कर दोगे लेकिन सिमेंटिकली मीनिंग बहुत ही अपसर्ड हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी हटा दो। फिर बचता है वंडरिंग और वंडर्ड। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। देखिए पास्ट पार्टिसिपल के बारे में मैं आपको एक बेसिक बात बता देता हूं, फिर से पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, फिर से एक बता देता हूं कि ये जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं जब ये किसी नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल है इसका मतलब एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल हुआ होगा। तो जब पास्ट पार्टिसिपल को किसी नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ये पैसिव मीनिंग को कन्वे करते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, जरा ये समझिए। मैंने जैसे लिखा एजुकेटेड वुमन, तो एजुकेटेड वुमन का क्या मतलब है? वुमन हो गया नाउन और एजुकेटेड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव। अब इस एजुकेटेड को लगाया है मैंने वुमन के लिए। पास्ट पार्टिसिपल जब किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए लगाए जाते हैं तो ये पैसिव मीनिंग को कन्वे करते हैं, और पैसिव मीनिंग का मतलब हो गया एक्शन डन बाय समबडी एल्स। मतलब एजुकेटेड जिस किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए लगाया जा रहा है उस नाउन ने वो वाला एक्शन नहीं किया, एक्शन किसी और के द्वारा किया गया होगा। यानी कि एजुकेट किसी और के द्वारा किया गया है, एजुकेट वुमन को किया गया है।
वुमन को एजुकेट किया गया है किसी और के द्वारा, एक्शन डन बाय समबडी एल्स। लेकिन जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक्टिव मीनिंग को कैरी करता है, मतलब जिस नाउन प्रोनाउन के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है वही नाउन प्रोनाउन उसका डूअर होता है। वुमन यहाँ पर इसका एजुकेट का डूअर नहीं है, डूअर कोई और होगा। वुमन को एजुकेट किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। अब मैंने ये लिखा प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके एजुकेटिंग वुमन। एजुकेटिंग वुमन में जो एजुकेटिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव है इस नाउन वुमन के लिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म जब किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं, तो वो नाउन ही उसका डूअर होता है। इस दूसरे वाले एग्जाम्पल में वुमन एजुकेट कर रही है, यहां पर वुमन को एजुकेट किया गया है किसी और के द्वारा, एक्शन डन बाय समबडी एल्स। यहां पर एक्शन वुमन ने ही किया है, वुमन ही एजुकेट कर रही है, बच्चों को कर सकती है, दूसरे लोगों को कर सकती है। तो ये डिफरेंस होता है, ये मूल डिफरेंस होता है पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल में। अगर आप यहां पर पास्ट पार्टिसिपल लगाने की कोशिश करोगे अपने वाले एग्जाम्पल में, अगर आप यहां पर वंडर्ड लगाने की कोशिश करोगे तो मीनिंग कुछ ऐसा निकल के आएगा कि सोल्जर्स को वंडर किया गया है या रेस्क्यू टीम को वंडर किया गया है, रेस्क्यू टीम को सवाल पूछा गया है या रेस्क्यू टीम पर अनसर्टेनिटी या डाउट को एक्सप्रेस किया गया है। मीनिंग बहुत अपसेट हो जाएगा। भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में इसको इस्तेमाल तो कर लोगे, सिंटैक्टिकली तो आपने लिख दिया, लेकिन मीनिंग बहुत अपसेट हो जाएगा। मीनिंग कुछ ऐसा हो जाएगा कि जैसे रेस्क्यू टीम को वंडर किया गया। वंडर तो रेस्क्यू टीम ने किया है, यानी कि जिसके लिए ये यूज हो रहा है उसने वंडर किया है, यानी कि वही सब नाउन इसका डूअर है, तो हमें लगाना चाहिए वंडरिंग। पहली चीज तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए थी प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल को देखते ही। दूसरी बात यह है कि जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव मीनिंग को कैरी करता है, और कोई भी वर्ब जब अपने एक्टिव मीनिंग में होती है, एक्टिव स्ट्रक्चर में होती है, तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा होता है। ये मूल बात है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही उसका ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा और ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनाया जा सकता है। ट्रांजिटिव वर्ब अगर अपने एक्टिव मीनिंग में है, एक्टिव स्ट्रक्चर में है, तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा होगा। वंडर को यहां पर ट्रांजिटिवली यूज किया गया है और वंडर के बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट। ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, इसी बात को तो वंडर किया गया है। रेस्क्यू टीम ने जब सोल्जर्स को निकाला खोद कर स्नो से, तो उन्होंने वंडर किया कि ये इतने दिन तक रह कैसे गए इसके अंदर दबे हुए। तो वंडर क्या किया गया है? वंडर किया गया है सारी की सारी इंफॉर्मेशन को, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस ट्रांजिटिव वर्ब की ऑब्जेक्ट है। अगर किसी वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो इट मींस उसको एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, एक्टिव स्ट्रक्चर में होना चाहिए। अगर किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है तो उसको एक्टिव स्ट्रक्चर में होना चाहिए, और एक्टिव स्ट्रक्चर, एक्टिव मीनिंग को कन्वे करने वाली जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है वो है वंडरिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये सिंटैक्टिकली भी सही हो गया, मीनिंगफुल भी हो गया। अगर यहां पर वंडर्ड लगा देते तो वंडर्ड का मतलब हो जाता कि जैसे रेस्क्यू टीम को वंडर किया गया है, जैसे सोल्जर को वंडर किया गया है, फिर उसके बाद उसका डूअर भी लिखना पड़ता बाई प्रीपोजिशन लगा के कि किसने वंडर किया है। फिर उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को सेंटेंस में कैसे जोड़ते? भाई यहां पर तो जोड़ दिया, इसको ट्रांजिटिव वर्ब मान लिया, एक्टिव मीनिंग कन्वे कर रही है, एक्टिव स्ट्रक्चर में है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया। हाउ यहां पर एडवर्ब भी है और कंजंक्शन दोनों के फंक्शन में है। फिर लेकिन अगर इसको वंडर्ड कर देते, पास्ट पार्टिसिपल लिख देते, तो पहली बात तो मीनिंग ही गलत हो जाता, सिंटैक्स भी गलत हो जाता, स्ट्रक्चर भी गलत हो जाती। फिर इस स्टेटमेंट को आप जोड़ते कैसे? तो ये हो गया आपका 128 का फर्स्ट। इतना दिमाग आपको लगाना ही है अपने स्टडी रूम में बैठकर, प्रैक्टिस के दौरान, इसी तरह की अप्रोच के साथ। कोई एग्जामिनर आपको नहीं घुमा सकता एग्जाम में। 129वां, भानु मेड अ वर्किंग मॉडल ऑफ एन एयरप्लेन, ब्लैंक दिया हुआ है, व्हेन ही वाज 16। देखो यहां पर भानु की बात हो रही है, वर्किंग मॉडल की बात हो रही है, एयरप्लेन की बात हो रही है, और ही तो भानु के लिए यूज किया गया है। मतलब ये तो एक पर्सन है, ये एक थिंग हो गया, और ये भी एक थिंग है। और यहां पर जो है हमें
4 ऑप्शन में प्रोनाउन दिए हैं, प्रोनाउन के केसेस दिए हैं, जो कि अब मैं क्या बताऊं, ये किरण पब्लिकेशन वालों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं होता हूं। इन्होंने जो कलेक्शन डाला हुआ है अपने क्वेश्चंस का वो तो अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन पहली बात तो ये किसी अच्छे क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देते। मतलब सॉल्यूशन देंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे कि ऐसा है तो क्यों है। और जब तक आप स्टूडेंट को ये नहीं बताओगे कि ऐसा है तो क्यों है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी, वो लर्न कैसे करेगा, वो सीखेगा कैसे, जब आप उसको रीजन ही नहीं बता रहे हो कि ऐसा है तो क्यों है, बट लिख देते हैं कि ऐसा है, क्यों है ये बताते ही नहीं। और जिसका सॉल्यूशन दे देते हैं उसके भी आधे से ज्यादा गलत है, जिसका भी इन्होंने थोड़ा बहुत रीजन बताने की कोशिश की है वो भी आधे से ज्यादा गलत है। वो बच्चों को और ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है कि सर ये किताब में तो ये लिखा हुआ है, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है और ये लिखा हुआ है, सब अंट पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, इनके सॉल्यूशन मत पढ़ा करो आप, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो कि सर इसका क्या होगा। अब देखो यहां पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किरण पब्लिकेशन वालों ने हिमसेल्फ को सही कर रखा है, जो कि सही भी होगा, लेकिन उन्होंने हिमसेल्फ को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बता रखा है। सॉल्यूशन में ये कह रखा है कि हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा और यहां पर आएगा तो यहां पर हिमसेल्फ ही, लेकिन वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फंक्शन में नहीं आएगा। एक्चुअली में हमारे पास यही सेम प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन भी होते हैं। मैं आपको जो है इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहां पर समझा देता हूं कि देखिए ये हो गया आपका हिमसेल्फ। अगर आपका सब्जेक्ट ही हो तो, सब्जेक्ट अगर सी हो तो आप यूज करते हैं हर सेल्फ, सब्जेक्ट अगर आई हो तो आप यूज करते हैं माई सेल्फ, और सब्जेक्ट अगर यू हो तो आप यूज करते हैं योर सेल्फ। योर सेल्फ भी यूज किया जा सकता है। डिफरेंस ये है कि यू को अगर आप सिंगुलर पर्सन के लिए यूज करोगे तो योर सेल्फ उसके लिए रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन लगाओगे, और यू से अगर आप किसी प्लूरल पर्सन्स को रिफर कर रहे हो तो आप योर सेल्फ का यूज करते हो। वी को तो केवल प्लूरल के लिए यूज किया सकता है, तो इसका हो जाता है आवर सेल्व्स। दे को प्लूरल के साथ यूज किया जाता है तो उसके साथ हो जाता है देम सेल्व्स। और कुछ रह गया क्या, इट तो सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है तो इसके साथ हो जाता है इट सेल्फ। अब यही सेम सेट ऑफ प्रोनाउन है जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह भी इस्तेमाल हो जाते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह भी इस्तेमाल हो जाते हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होंगे, ये एम्फेटिक प्रोनाउन के फंक्शन में इस्तेमाल होंगे, ये डिपेंड करता है इनके फंक्शंस पर। यही सेम सेट ऑफ प्रोनाउंस रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों हो जाते हैं, इनके फंक्शन पर डिपेंड करता है कि इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह लिखा जाए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फंक्शन में लिखा जाए, या एम्फेटिक प्रोनाउन कंसीडर करके एम्फेटिक प्रोनाउन के फंक्शन में लिखा जाए। डिफरेंस क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फेटिक प्रोनाउन में, जरा बेसिक से एग्जाम्पल से समझ लीजिए, 5 मिनट का काम है, जीवन भर के लिए क्लियर हो जाएगा। ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन आपका इधर साइड में, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, शी हर्ट मी। ये हर्ट एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट है मी। कहने का मतलब यह है कि उसने, सी ने जो एक्टिविटी, जो टास्क परफॉर्म किया है, यानी कि हर्ट, इस ट्रांजिटिव वर्ब का इफेक्ट जिस पर ट्रांसफर हुआ है वो मैं हूं। यानी कि इस ट्रांजिटिव वर्ब का इफेक्ट मुझ पर ट्रांसफर हुआ है, इसलिए उसने मुझे, यानी कि मी को ऑब्जेक्ट के रूप में ले लिया। लेकिन अगर मैं इसका इफेक्ट जिस पर्सन पर ट्रांसफर हुआ उस पर्सन को ही चेंज कर दूं, यानी कि इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ही चेंज कर दूं, मैं यहां पर लिख दूं सी हर्ट हर, यानी कि अब जो है इस ट्रांजिटिव वर्ब का इफेक्ट उस पर्सन पर ही ट्रांसफर हुआ है जिस पर्सन ने इस काम को किया है। भाई हर किसके लिए यूज करते हैं, शी के लिए। इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट अब खुद वो पर्सन है जिसने इस काम को, इस एक्शन को किया है। इस ट्रांजिटिव वर्ब का इफेक्ट उसी पर्सन पर ट्रांसफर हुआ है। ये एक रिफ्लेक्शन का केस होता है, जब किसी ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वही सेम पर्सन हो जिस सेम पर्सन ने उस एक्शन को किया है, उस टास्क को परफॉर्म किया है। इट इज अ केस ऑफ रिफ्लेक्शन।
अगर आप मिरर में देखते हैं तो आप अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, देख भी आप रहे हैं और देख भी खुद को रहे हैं, यानी कि आपके देखने का इफेक्ट आप ही पर ट्रांसफर हुआ। ये रिफ्लेक्शन का केस होता है, रिफ्लेक्शन का कंटेक्स्ट होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी ट्रांजिटिव वर्ब का या किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वही पर्सन है जिसने उस एक्टिविटी को, उस टास्क को परफॉर्म किया है, उस ट्रांजिटिव वर्ब वाली एक्टिविटी को परफॉर्म किया है, तो आप जो प्रोनाउन लिखेंगे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में लिखेंगे, यानी कि सी हर्ट हर का हो जाएगा सी हर्ट हर सेल्फ। ठीक है, यहां पर मी सही था। एम्फेटिक प्रोनाउन का फंक्शन अलग है, मैं प्रीपोजिशन के साथ भी इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं लिख सकता हूं सी इज टॉकिंग टू हर सेल्फ, मतलब टॉक करने वाला काम कौन कर रहा है, शी, और कर किससे रही है, वो टॉक खुद से, यानी कि टॉक का डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट इफेक्ट, क्योंकि टू प्रीपोजिशन लिखा है हमने, उस पर खुद पर ही ट्रांसफर हुआ है। मतलब टॉक में कोई ऐसा इफेक्ट तो है नहीं क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन जिससे भी वो बात कर रही है वो खुद ही है, वो अपने आप से ही बात कर रही है। तो ये एक रिफ्लेक्शन का केस होता है जब किसी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वही सेम पर्सन हो जो उस काम को कर रहा है, तो उसको रिफ्लेक्सिव केस में लिखते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन का फंक्शन थोड़ा अलग है। एम्फेटिक प्रोनाउन, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, लगाए जाते हैं एम्फेसाइज करने के लिए उस सब्जेक्ट या डूअर को जिसने वो काम किया हो, ये बताने के लिए कि ये काम, ये एक्टिविटी जो वर्ब में है, ये टास्क जो परफॉर्म किया गया है, ये इस सब्जेक्ट ने, इस डूअर ने खुद अकेले ही किया है, किसी और का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं हुआ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखूं शी herself cooked the entire meal, मतलब जितना भी भोजन है, जितना भी तैयार हुआ, उसने खुद ने ही किया है, किसी और की उसने हेल्प नहीं ली। तो ये जो एम्फेटिक प्रोनाउन है ये लगाया गया है इस सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए, इस डूअर को, इस सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए। डूअर हो भी सकता है, सब्जेक्ट नहीं भी हो सकता। इस सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए लगाए जाते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, ये बताने के लिए जो भी काम हुआ है वो उसने खुद नहीं किया है, अकेले ही, किसी और का इन्वॉल्वमेंट इस एक्टिविटी में नहीं हुआ। चूंकि एम्फेसाइज करने के लिए लगाए जाते हैं सब्जेक्ट को, तो यूजुअली इनको सब्जेक्ट के बाद लिख दिया जाता है। हालांकि इनको सेंटेंस के बाद में भी लिखा जा सकता है, मतलब पूरी स्ट्रक्चर के बाद में लिखा जा सकता है। आप इसी सेम सेंटेंस को इस तरह से भी लिख सकते हो, सी कुक्ड द एंटायर मील हरसेल्फ। आपने एम्फेटिक प्रोनाउन सब कुछ लिखने के बाद लिख दिया सेंटेंस के एंड में। तो ये है एम्फेटिक प्रोनाउन और ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हालांकि चीज वही है, लेकिन फंक्शन के वजह से इनको अलग अलग टर्मिनोलॉजी, अलग अलग नाम से कहा जाता है। अब जरा आप अपना सेंटेंस देखेंगे तो यहां पर भानु सब्जेक्ट हो गया, मेड हो गई ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है। तो ना तो ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, ना प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, और ये तो एक दूसरी क्लोज है, टाइम क्लोज है। तो इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों कहा आपने? ये एक्चुअली में एम्फेटिक प्रोनाउन है। यहां पर जो आपने यूज किया है ये है एम्फेटिक प्रोनाउन, और ये एम्फेसाइज करने के लिए आया है इस भानु सब्जेक्ट को कि ये वाला जो काम है, एक वर्किंग मॉडल तैयार करने वाला एरोप्लेन का, ये उसने अकेले किया है, खुद किया है, किसी और का इन्वॉल्वमेंट इस एक्टिविटी में नहीं था जब वो 16 साल का था, व्हेन ही वाज 16। तो ही के लिए तो हिमसेल्फ ही यूज करेंगे, इटसेल्फ का कोई जरूरत नहीं, वन सेल्फ की कोई जरूरत नहीं, हर सेल्फ की कोई जरूरत नहीं। 129 का दूसरा हो गया, कॉन्सेप्ट आपके सामने है। 130 पर बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? ऑल ह्यूमन बीइंग्स मस्ट लर्न टू लिव इन ब्लैंक दिया हुआ है विद नेचर। देखिए, प्रीपोजिशन हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, और प्रीपोजिशन के यूसेस को सीखने के लिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखा करो, किस तरह का प्रीपोजिशन किस तरह के वर्ड को किस तरह की स्ट्रक्चर से जोड़ रहा है। ऑल ह्यूमन बीइंग्स पूरी की पूरी नाउन फ्रेज हो गई, ऑल लगा है तो बीइंग कर दिया, बीइंग्स कर दिया। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, मस्ट हो गया हमारा मोडाल, नेसेसिटी को रिफर करने के लिए, लर्न हो गया हमारा मेन वर्ब, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया, जो कि 2 + V1 की स्ट्रक्चर में है, यानी कि इन्फिनेटिव है।
इसके बाद इन प्रीपोजिशन लगा हुआ है, इन प्रीपोजिशन के बाद कोई इसका ऑब्जेक्ट आएगा जो कि ब्लैंक में आपको उठा के रखना है। यहाँ इन चारों में से कोई एक, ये तीसरा ऑप्शन है। विद एक प्रीपोजिशन हो गई और प्रीपोजिशन के बाद लिखा है उसका ऑब्जेक्ट। तो कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पर आना चाहिए? सेंटेंस को पढ़कर समझ आना जरूरी है, सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट समझना जरूरी है, उसका ऑब्जेक्टिव मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है सेंटेंस तो अपनी जरा थोड़ी रीडिंग स्किल्स को अच्छा कीजिए और ज़्यादा सेंटेंस करने की कोशिश कीजिए। हमें उस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट को समझना पड़ता है, हमें उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को समझना पड़ता है, क्योंकि सेंटेंस जो है सिंटैक्टिकल एरर में भी हो सकता है और सिमेंटिकल एरर में भी हो सकता है, मीनिंग की वजह से भी गलत हो सकता है। तो कौन सा वर्ड यहाँ पर आना चाहिए? काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड, द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड। काइंड एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है जनरस, हेल्पफुल और थिंकिंग अबाउट अदर्स। किसी पर्सन में इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक है, जो जनरस है, जो हेल्पफुल है, जो दूसरों के बारे में सोचता है, उसको हम काइंड कह सकते हैं। और इस काइंड की क्वालिटी को ही काइंडनेस कह दिया जाता है। जिसमें एक काइंड की क्वालिटी होगी, जो पर्सन काइंड होगा उस काइंड की क्वालिटी को ही काइंडनेस कह दिया जाता है। तो क्या हमें यहाँ पर काइंडनेस के साथ रहना चाहिए, मतलब नेचर के साथ हमें काइंडनेस दिखानी चाहिए? देखिए, काइंडनेस एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के लिए एक्सप्रेस करता है, फील करता है। नेचर के साथ इसको फील नहीं कह सकता। वर्ड्स जो होते हैं उनका स्पेसिफिक डोमेन होता है, वो स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में ही यूज किए जाते हैं। कुछ वर्ड फिजिकल कंटेक्स्ट में, कुछ वर्ड एब्स्ट्रैक्ट कंटेक्स्ट में, कुछ वर्ड को इकोनॉमिकल कंटेक्स्ट में यूज किया जा सकता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सोशल इंटरेक्शन करते वक्त, सोशली दूसरों से बातचीत करते वक्त यूज किए आते हैं, उस डोमेन में उनका सही मीनिंग निकल के आता है। तो वर्ड के अपने डोमेन होते हैं, वो उनके बारे में आपको पता चलेगा जब आप उनसे रिलेटेड 2-4 सेंटेंस पढ़ेंगे। जब आप किसी वर्ड का मीनिंग देखें डिक्शनरी पर तो ये जानने की कोशिश करें कि इसको किस कंटेक्स्ट में सेंटेंस में यूज किया जाता है, किस स्ट्रक्चर में इसका यूसेज है, क्या इसका फंक्शन होता है, क्या इसका मीनिंग है। तो काइंडनेस तो यहाँ आना नहीं है। काइंडनेस एक ऐसी क्वालिटी है जो किसी एक पर्सन में होती है, किसी दूसरे पर्सन के लिए। यहाँ बात हो रही है नेचर की। प्लेजर, ठीक है, प्लेजर होता है किसी सिचुएशन की वजह से। प्लेजर का मतलब है क्या? द फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन। आप किसी सिचुएशन से, आपके जो चारों तरफ है, जो भी चल रहा है, उसकी वजह से आप एंजॉय कर रहे हैं, आप हैप्पी फील कर रहे हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, तब आप उस फीलिंग को आप कह देते हैं प्लेजर। तो ये सिचुएशन के लिए होती है, नेचर वगैरह के लिए कोई प्लेजर हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं है। मीनिंगलेस हो जाएगा, सेंटेंस का मीनिंग बहुत चेंज हो जाएगा अगर प्लेजर को रिफर लगा दोगे यहाँ पर जुगाड़ पानी करके। द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट और सेटिस्फैक्शन, मतलब ये ऐसी फीलिंग है जो कि हम किसी सिचुएशन की वजह से या हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया उसकी वजह से हम फील करते हैं। एडमायरेशन, मतलब ये भी नहीं आना है, काइंडनेस भी नहीं आना है। एडमायरेशन आ सकता है क्या? एडमायरेशन भी नहीं आ सकता। और मैं बता दूंगा, लॉजिकली आपको बता दूंगा कि एडमायरेशन क्यों नहीं आ सकता। देखिए, एडमायरेशन जो वर्ड है वो बना है एडमायर से। एडमायर एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इसका मतलब होता है टू शो रेस्पेक्ट और गिव अप्रूवल या एक्सप्रेस अप्रूवल। एक्सप्रेस अप्रूवल ऑफ और फॉर समवन और समथिंग, समवन और समथिंग। किसी पर्सन को या उसके किसी बिहेवियर को या उसकी किसी एक्टिविटी को अप्रूव करना, रेस्पेक्ट करना कि बढ़िया काम किया है, करो और करो, ये उसको एडमायर करना होता है। उस पर्सन की रेस्पेक्ट करना या उस पर्सन के बिहेवियर को रेस्पेक्ट करना या उसको अप्रूव कर देना कि हाँ बढ़िया है, करो, ये होता है एडमायर करना। एडमायर ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अब एडमायर के साथ आप समवन को भी लिख सकते हैं, मतलब आप किसी पर्सन को भी एडमायर कर सकते हैं। आप
एडमायर के साथ समथिंग को भी लिख सकते हैं, मतलब आप किसी थिंग को, यानी कि उसकी किसी एक्टिविटी को, उसके किसी आइडिया को, उसके किसी बिलीफ को, उसके किसी ओपिनियन को, आप उसके किसी कैरेक्टरिस्टिक को भी एडमायर कर सकते हैं। ये इस तरह की स्ट्रक्चर यूज की जाती है। आप एडमायर के साथ ये वाली स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं, एडमायर समवन फॉर समथिंग। आपने किसी पर्सन को एडमायर किया और एडमायर करने का पर्पस या रीजन आपने यहां लिख दिया समथिंग में, फॉर प्रीपोजिशन लगाकर। ठीक है, ये उसका कोई भी एट्रीब्यूट, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी बिहेवियर हो सकता है। ये वाली स्ट्रक्चर भी सही है एडमायर के साथ। एडमायर के साथ आप इस तरह के स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं, एडमायर समथिंग अबाउट समवन। ठीक है, यहां पर समथिंग में आपने उसका कोई बिहेवियर, कोई कैरेक्टरिस्टिक, कोई एटीट्यूड, कोई ओपिनियन, कोई आइडिया, उसकी कोई एक्टिविटी लिख दी, और अबाउट ये बता दिया कि उसके उससे कंसर्न, उससे रिलेटेड इस एट्रीब्यूट को एडमायर करने की बात की जा रही है। एडमायर के साथ आप ये वाली स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं। ये आप जान लेंगे तो जीवन में एक बार जानने समझने की जरूरत पड़ेगी, दिमाग में आपके बैठ जाएगी, फिर कहीं पर भी आप यूज करते रहो। एडमायर समथिंग ऑफ समवन। कोई पर्सन ने कुछ कर दिया, आपने उसकी एक्टिविटी को या उसके आइडिया को एडमायर कर दिया। ऑफ भी लगा सकते हैं, अबाउट भी लगा सकते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर यूज होती है। एडमायर से ही बना है एडमायरेशन, एडमायर से ही बना है एडमायरेशन। उस एक्टिविटी को, उस प्रोसेस को, उस अप्रूवल को जो आपने किसी को दिया है, उस रिस्पेक्ट को एडमायरेशन कह देते हैं। और एडमायरेशन के साथ आप ऑफ या फॉर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। पहली बात तो ये कि एडमायरेशन को यहां पर यूज करना उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग के हिसाब से सही नहीं होगा। आप नेचर को रिस्पेक्ट या उसको अप्रूव करने की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप नेचर को अप्रूव करने की बात कर रहे हैं, हाँ जो भी तुम में है बढ़िया है, करो, ऐसी करो, ऐसी पेड़ों को उगाओ। ऐसा कोई अप्रूवल देने की या एडमायर करने की बात नहीं की जा रही है। मीनिंग सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव मीनिंग वैसा नहीं है, कंटेक्स्ट वैसा नहीं है। पहली बात तो एडमायरेशन को यहाँ पर यूज करना मीनिंगफुल है ही नहीं, और दूसरी बात यहाँ पर विद प्रीपोजिशन लगी हुई है जो कि एडमायरेशन के साथ नहीं आती है। एडमायरेशन के साथ ऑफ या फॉर आता है। किसी थिंग का एडमायरेशन करते हो, आप किसी एक्टिविटी को एडमायर करते हो तो ऑफ या फॉर प्रीपोजिशन लगाते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। यहां पर आ जाएगा हार्मनी। अब अगर आप मुझसे हार्मनी का मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको ले चलूंगा मेरे इन इमेजेस पर। इन मीनिंग को मैं लिख भी सकता था, लेकिन मीनिंग जो है, देखिए हार्मनी को बहुत कंटेक्स्ट में यूज कर सकता है। 5-6 कंटेक्स्ट तो मुझे ही पता है जहां पर हार्मनी को आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और हार्मनी बहुत अच्छा वर्ड है, ये बार बार किसी न किसी तरीके से आपके सामने आता रहेगा। जो स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि हार्मनी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। इसको कई कंटेक्स्ट में आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए हार्मनी को अगर आप म्यूजिकल कंटेक्स्ट में यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है कि म्यूजिकल नोट्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसकी वजह से एक प्लीजिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा हो। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक इमेज को कि इनके पास, सबके पास अपना अपना इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन एक दूसरे के साथ ये इस तरह से तालमेल बिठाए हुए हैं कि अंततः एक प्लीजेंट साउंड या एक प्लीजिंग जो है टोन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सब एक दूसरे के साथ हार्मनी में कहे जा सकते हैं कि ये सारे के सारे पर्सन या इनके इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली ध्वनि, साउंड, म्यूजिक एक दूसरे के साथ हार्मनी में है, वो आपसी तालमेल। इस स्टेट को, इस कॉम्बिनेशन को म्यूजिकल कंटेक्स्ट में हार्मनी में कहा जा सकता है, हार्मनी कहा जा सकता है। दूसरा कंटेक्स्ट मैं सब लिख भी सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए जो है जरूरी है। हार्मनी को आर्ट एंड डिजाइन के कंटेक्स्ट में भी आप यूज कर सकते हैं। अगर हार्मनी को आर्ट एंड डिजाइन के कंटेक्स्ट में यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि किसी आर्ट को, किसी डिजाइन को क्रिएट करने के लिए कलर्स का, कॉम्बिनेशन का, शेप का, फॉर्म्स का जो आप बैलेंस्ड अरेंजमेंट करते हैं कि वो दिखने में अच्छी लगे, एस्थेटिकली प्लीजेंट हो, उस अरेंजमेंट को, उस बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन को ही आप हार्मनी कहते हैं। देखिए जैसे कि ये बनाया गया है तो यहाँ पर एक एक कलर को इस तरह से रखा गया है, एक एक
ऑब्जेक्ट को, एक एक एलिमेंट को, एक एक फॉर्म को इस तरह से रखा गया है कि ये दिखने में सुंदर लगे। तो इसको कहा जा सकता है कि ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे के साथ हार्मनी में है। इस स्टेट को, इस अरेंजमेंट को हार्मनी कहा जा सकता है। जैसे कि किसी ने ये पेंटिंग बनाई है, ये पेंटिंग किसी ने बनाई है, मैंने तो इंटरनेट से लगवाई है, तो यहां पर उसने कलर्स को, ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में इस तरह से यूज किया है कि एस्थेटिकली दिखने में अच्छी लगे, प्लीजेंट हो। इसको कहा जा सकता है कि पेंटिंग में जो कलर हैं, जो फॉर्म्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स यूज की गई हैं, एक दूसरे के साथ हार्मनी में है, तालमेल में है। हार्मनी को आप सोशल रिलेशनशिप या सोशल इंटरेक्शन के कंटेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। किसी रिलेशनशिप में हार्मनी के होने का मतलब है कि आप किसी इंडिविजुअल के साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में है, कोऑपरेटिवली उसके साथ रह रहे हैं, उसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। जैसे कि यहाँ पर एक कपल का फोटो आपको दिखाया गया है। ये कपल एक दूसरे को समझते हैं, पीसफुली एक दूसरे के साथ रहते हैं, कोऑपरेटिवली एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो इस रिलेशनशिप को हार्मोनियस रिलेशनशिप कंसीडर किया जा सकता है। यही कहा जा सकता है कि इस रिलेशनशिप में हार्मनी है। फिर इसके बाद जो है, आपको हार्मनी को सोशल इंटरेक्शन के कंटेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। देखिए, सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग होते हैं और अलग अलग तरह के लोगों से बात करने के लिए हमें अलग अलग तरह के एटीट्यूड की, अलग अलग तरह के शब्दावली की ज़रूरत होती है। अलग अलग तरह की फीलिंग्स हमें अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक इमेज आपको ऐसी दिखाई गई है कि सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग एक साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे हैं। इसको कहा जा सकता है हार्मनी इन सोशल इंटरेक्शन, कि वो एक दूसरे के साथ पीसफुली रह रहे हैं, एग्रीमेंट में है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यानी कि कोऑपरेटिवली सोसाइटी है। एक ऐसी सोसाइटी है जो कोऑपरेटिवली एक दूसरे के साथ रह रही है। यहाँ पर देखिए, ये एक अलग ओरिजिन का व्यक्ति है, ये अलग ओरिजिन का व्यक्ति है, ब्लैक, अमेरिकन या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये इनकी आइडेंटिटी अलग होगी, यहाँ पर ये अलग पर्सन है, लेकिन एक दूसरे के साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में है। एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते वक्त एकदम एक दूसरे को समझते हुए पीसफुली इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसको कहा जा सकता है हार्मनी इन सोशल इंटरेक्शन। यहां पर देखिए, हार्मनी को दिखाया गया है कॉरपोरेट एम्प्लॉय के बीच में। ये कोई कॉरपोरेट है, कोई कंपनी के एम्प्लॉय हो सकता है, ये एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एक दूसरे के आइडियाज़ को महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं और कोऑपरेटिवली रह रहे हैं, पीसफुल्ली जो है एक दूसरे के साथ मिलकर, तालमेल बिठाकर। कुल मिलाकर हार्मनी का मतलब आपसी तालमेल से है, और वो आपसी तालमेल अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में हो सकता है। यहाँ पर कॉरपोरेट के एम्प्लॉयज के बीच में है, तो मैंने लिख दिया हार्मनी अमंग कॉरपोरेट एम्प्लॉयज। आगे देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कम्युनल हार्मनी। कम्युनिटी का मतलब होता है अलग अलग रिलीजन के या अलग अलग रेसेस के लोग, कम्युनिटी, ठीक है। अब कम्युनल हार्मनी भी एक सोशल हार्मनी का एग्जाम्पल है। कम्युनल हार्मनी का मतलब हो गया कि किसी भी सोसाइटी में अलग अलग कम्युनिटी एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट में है, पीसफुली एक दूसरे के साथ रह रही हैं, एक दूसरे की वैल्यूज़ को, एक दूसरे की कल्चर्स को टॉलरेट करती हैं, उन्हें महत्व देती हैं, कोई किसी दूसरे को परेशान नहीं करता है और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों के साथ कोऑपरेट करते हैं। तो ये कह सकते हैं कम्युनल हार्मनी। देखिए, यहाँ पर सभी दिखाए गए हैं, सिख दिखाए गए हैं, हिंदूज दिखाए गए हैं, मुस्लिम दिखाए गए हैं और क्रिश्चियंस भी इनमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है। अलग अलग तरह के लोग एक दूसरे के साथ हार्मनी में है, पीसफुली कोएग्जिस्टेंस में है, एग्रीमेंट में है। इसको कह देंगे कम्युनल हार्मनी। यहां पर देखिए, हार्मनी को आप नेचर और एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। सीधे इस इमेज पे देखिए, डेफिनेशन बाद में पढ़ लेना, सीधे आप इस इमेज पे देखिए। यहां पर दिखाया गया है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई गई हैं कि हम इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं, लेकिन साथ ही साथ में नेचर के साथ इंटरेक्शन को भी दिखाया गया है, वाटर को भी दिखाया गया है, उड़ते हुए पक्षियों को भी दिखाया गया है, साफ सुथरा मौसम भी दिखाया गया है। कहने का मतलब है कि ये इमेज एक ऐसी स्टेट ऑफ लिविंग को दिखाती है, एक स्टेट ऑफ लिविंग को रिप्रेजेंट करती है जिसमें जो लोग हैं वो नेचर के साथ
सस्टेनेबल और बैलेंस्ड इंटरेक्शन में है। एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें वो नेचर को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, जितनी आवश्यकता है उसका इतना ही यूज़ कर रहे हैं, और इस तरह से नेचर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं कि उसे बहुत ज़्यादा हार्म ना पहुंचे, कंजर्व करते हुए, उसको कंजर्व करते हुए फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में हमारी आने वाली जनरेशन को इससे फ़ायदा होगा। तो इसके साथ इसको कह सकते हैं हार्मनी विद नेचर, हार्मनी विद इकोसिस्टम या हार्मनी विद एनवायरनमेंट। हार्मनी विद नेचर, इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट के और मैं आपको अच्छे एग्जांपल्स दिखा देता हूं, जैसे कि ये जो लोग हैं, ये गांव में रहने वाले लोग नेचर के साथ किस तरह से हार्मनी में हैं, अपने घरों को बनाया भी है तो इस तरह से कि नेचर को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटा छाटा नहीं है। इन लोगों को कहा जा सकता है कि ये नेचर के साथ हार्मनी में है, दे आर इन हार्मनी विद नेचर। ये देखिए, कोई व्यक्ति अगर पौधों को कंजर्व करता है, अगर उसकी वजह से 2-4 पौधों को काट भी लिया गया है, पेड़ों को काट भी लिया गया है, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए इकोनॉमिकली अगर 2-4 पेड़ों को काट भी लिया गया है तो वो पौधे लगाता है, वो अर्थ को कंजर्व करता है, वो वाटर को, एनवायरनमेंट को फायदा पहुंचाता है, तो वो पर्सन कह सकता है कि मैं हार्मनी के साथ, मैं नेचर के साथ हार्मनी में हूँ। तो नेचर के कंटेक्स्ट में जो है हार्मनी का ये मीनिंग निकल के आता है कि अर्थ के साथ एक सस्टेनेबल इंटरेक्शन, सस्टेनेबल का मतलब मेंटेनेबल, एक ऐसा इंटरेक्शन जो मेंटेन किया जा सके बहुत लंबे समय तक, हमेशा के लिए, ऑलमोस्ट हमेशा के लिए। तो अर्थ के साथ या एनवायरनमेंट के साथ या इकोसिस्टम के साथ एक ऐसा सस्टेनेबल इंटरेक्शन, एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप जिससे अर्थ को ओवर एक्सप्लॉइट ना किया जाए, उसको कोई नुकसान ना हो, उसको कंजर्व किया जा सके अपने सभी के फायदे के लिए, अर्थ के पूरे इकोसिस्टम के फायदे के लिए। ये हो जाती है हार्मनी विद नेचर। इसके बाद हार्मनी को फिलोसफी और स्पिरिचुअलिटी के कंटेक्स्ट में भी यूज किया जा सकता है। देखिए, स्पिरिचुअलिटी के कंटेक्स्ट में हार्मनी का मतलब हो जाता है कि लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट, बॉडी और माइंड, तीनों का आपसी तालमेल। और इस आपसी तालमेल को हासिल करने का या इसको पाने का सबसे अच्छा तरीका है योगा। आप योगा मेडिटेशन कीजिए, आपकी बॉडी और माइंड हार्मनी में रहेंगी, वो आपसी तालमेल में रहेंगी। यहाँ पर एक लड़की को दिखाया गया है जो कि योगा कर रही है, मेडिटेशन कर रही है। ये कहा जा सकता है कि इसकी बॉडी और माइंड जो है हार्मनी में है, एक साथ अलाइनमेंट में है, बैलेंस्ड है। तो हार्मनी को नेचर के कंटेक्स्ट में यूज किया जा सकता है, और यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाना चाहिए था आपका हार्मनी। जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स मस्ट लर्न टू लिव इन हार्मनी विद नेचर, कि नेचर के साथ जो है हार्मनी में रहना ये सारे ही लोगों को सीखना होगा, सीखना चाहिए, नेसेसिटी है। ये हो गया आपका 130। इस वर्ड को इतना डिटेल में समझाने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि ये वर्ड बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ही, और इसको जनरल पार्लेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जनरल कन्वर्सेशन में इसको बहुत यूज़ किया जाता है, बहुत कंटेक्स्ट में इस शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप कभी नहीं भूलेंगे, इफ़ योर एक्शंस आर ब्लैंक दिया गया है, व्हाट यू से नो वन इज गोइंग टू बिलीव यू। सेंटेंस की स्ट्रक्चर को एक बार इंटरप्रेट कर लेते हैं, देखेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। इफ कंजंक्शन लग गया कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, योर एक्शंस हमारा सब्जेक्ट हो गया, आर हो गई हमारी लिंकिंग वर्ब, इसके बाद कोई एडजेक्टिव आ जाएगा या नाउन आ जाएगा, और फिर उसके बाद लिखा है व्हाट यू से। चूंकि यहाँ पर प्रीपोजिशन लगाई गई है तो यहाँ पर प्रीपोजिशन आएगी, कोई भी इनमें से जो सा भी ऑप्शन आएगा, और इस प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है व्हाट यू से, पूरा का पूरा। फिर उसके बाद कोमा लगा दिया गया, चूंकि कंजंक्शन तो पहले ही लिखा था, तो ये हो गई हमारी एक सबऑर्डिनेट क्लोज, मेन क्लोज ये आ गई। नो वन हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग यहाँ पर मेन वर्ब है, टू बिलीव यू, टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव हो गया, और बिलीव चूंकि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब थी उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो कॉन्ट्रैरी फॉर, कॉन्ट्रैरी विद, कॉन्ट्रैरी टू, कॉन्ट्रैरी एट, कॉन्ट्रैरी के साथ टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। कॉन्ट्रैरी का मतलब होता है CONTRARY, कॉन्ट्रैरी का मतलब होता है, देखिए कॉन्ट्रैरी जो वर्ड है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। कॉन्ट्रैरी का मतलब है अपोजिट, ऑपोजिट इन नेचर, डायरेक्शन, जो डायरेक्शन में एक इधर को है एक इधर को है,
इसको भी कॉन्ट्रैरी बोल देंगे। जो नेचर में अपोजिट है, होता है ना कई बार एक ही घर में दो बच्चे ऐसे होते हैं कि एक बहुत शांत है, एक बहुत लड़ाकू है, झगड़ा करता है हर बात पे, तो उनको कॉन्ट्रैरी इन नेचर कहा जा सकता है। दे आर कॉन्ट्रैरी टू ईच अदर, अपोजिट इन नेचर, डायरेक्शन और मीनिंग। जो मीनिंग में अपोजिट हो उसको एंटोनियम भी कह देते हैं। कॉन्ट्रैरी जो है इस मीनिंग में एंटोनियम का सिनोनियम हो गया। कॉन्ट्रैरी के साथ आप टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, वर्ड्स के फंक्शन के हिसाब से यहाँ पर टू प्रीपोजिशन आना चाहिए, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कॉन्ट्रैरी टू, और टू के बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये कहा जा रहा है कि योर, अगर आपके एक्शंस अपोजिट हैं, जो आप कहते हो, व्हाट यू से, नो वन इज गोइंग टू बिलीव यू, ये इसका मीनिंग है। एक वर्ड और होता है कॉन्ट्रास्ट, वो ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं भी कई बार यूज़ करता हूँ उसको पढ़ाते वक्त, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया भी है और आ भी सकता है। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब है, कॉन्ट्रास्ट भी एडजेक्टिव है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब है डिफरेंट फ्रॉम समवन एल्स, और कॉन्ट्रास्ट के साथ आप टू भी लगा सकते हो, विद भी लगा सकते हो, बिटवीन भी लगा सकते हो, तीनों प्रीपोजिशन कॉन्ट्रास्ट के साथ आ सकते हैं। ये हो गया आपका 131। 132 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? द मदर सेड टू हर सन, ठीक है, कॉमा लगा दिया गया, इन्वर्टेड कॉमा, यू ऑलवेज डू व्हाट यू वांट, डू यू ऑलवेज हैव टू बी सो। देखिए सो यहाँ पर एडवर्ब लगा हुआ है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कोई एडजेक्टिव आएगा। सो जब एडवर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो एक इंडिकेटेड डिग्री को रिफर करता है, और यहाँ पर वो कर रहा है। पहले जो सेंटेंस में जो इंफॉर्मेशन है उसी सेंटेंस को एक इंडिकेटेड डिग्री के रूप में सो यहाँ पर रिफर कर रहा है। अभी सेंटेंस की स्ट्रक्चर से समझ में आएगा। द मदर यहाँ पर नाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। सैड यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट लिखा है ये कॉमा में, और टू प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो यू ऑलवेज डू व्हाट यू वांट, ये सैड ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, कॉमा से अलग करके लिखा गया है, तो कंजंक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं थी। यू हो गया आपका सब्जेक्ट, ऑलवेज हो गया एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, डू हो गई मेन वर्ब, और डू यहाँ पर ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, और उसका ऑब्जेक्ट हो गया पूरी की पूरी ये क्लोज। व्हाट यू वांट, व्हाट यहाँ पर कंजंक्शन भी है और प्रोनाउन भी है, दोनों के फंक्शन में है। यू यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और वांट हो गया मेन वर्ब। अब मेन वर्ब आपकी ट्रांजिटिव नेचर की थी तो उसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए थे, इसका ऑब्जेक्ट लिखा है वाट शुरू में इसलिए लिख दिया क्योंकि कंजंक्शन भी बनाना था उसको। यहाँ पर इस सेंटेंस को खत्म कर दिया गया। अब इस सेंटेंस में जो इन्फॉर्मेशन है यू ऑलवेज डू व्हाट यू वांट, इसको ही एक इंडिकेटेड डिग्री के रूप में रिफर कर रहा है यहाँ पर सो। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, डू हेल्पिंग वर्ब हो गई, यू हो गया सब्जेक्ट, ऑलवेज हो गई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मेन वर्ब से पहले लगाई जाती है, मेन वर्ब से पहले लिखी है। हैव टू बी सो, तो मेन वर्ब है ट्रांजिटिव नेचर की, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है टू प्लस V1 इन्फिनिटिव के रूप में, और लिंकिंग वर्ब लगी है। देखिए इन्फिनिटिव में क्या लगी हुई है, लिंकिंग वर्ब लगी हुई है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, उसका कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट जो है एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन हो जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में 4 एडजेक्टिव आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा, और उस एडजेक्टिव की डिग्री को मॉडिफाई करने के लिए सो एडवर्ब को लगा दिया गया। ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर हो गई। अब जो वर्ड यहाँ पर आना है वो उस मीनिंग के हिसाब से आना है जो इस सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव मीनिंग को सेटिस्फाई करेगा, कंप्लीट करेगा, पूरा करेगा। स्टबन, रीजनिंग, विड्रॉन, ऑकवर्ड। नीचे से शुरू कर लेते हैं। ऑकवर्ड का मतलब हो जाता है कॉजिंग प्रॉब्लम्स और एम्बैरेसमेंट। कुछ भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे या एम्बैरेसमेंट क्रिएट करे, आप उसको ऑकवर्ड कह सकते हैं। ऑकवर्ड का मतलब है कॉजिंग प्रॉब्लम्स और एम्बैरेसमेंट। सेंटेंस के मीनिंग को क्या ऑकवर्ड वर्ड कंप्लीट कर सकता है? डू यू ऑलवेज हैव टू बी सो ऑकवर्ड।
देखिए शुरू में जो इंफॉर्मेशन दी गई है पहले सेंटेंस में, वो एक कंटेक्स्ट को जनरेट करने के लिए दी गई है। अगर आप उस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट को समझ पा रहे हैं तो इंफॉर्मेशन ये है, यू ऑलवेज डू व्हाट यू वांट। तुम हमेशा वही करते हो जो तुम चाहते हो, किसी और की सुननी नहीं है। तो इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए ऑकवर्ड वर्ड सही नहीं है। डू यू ऑलवेज हैव टू बी सो, इसके मीनिंग में ही छुपा है यहां पर ब्लैंक में आने वाला वर्ड, और इसका मीनिंग होना चाहिए स्टबन। ऑकवर्ड तो होगा ही नहीं। ऑकवर्ड का मतलब है जो कि एम्बैरेसमेंट को कॉज करे। यहां पर स्टबन का मतलब हो जाता है डिटरमाइंड टू डू व्हाट शी और ही वांट्स। कोई पर्सन वही चीज करता है मना करने के बाद भी जो वो चाहता है करना, तो उस पर्सन को हम स्टबन पर्सन कह सकते हैं। और उसकी मदर वही तो कह रही है, वही तो रिफर कर रही है शुरू में, यू ऑलवेज डू व्हाट यू वांट, डू यू ऑलवेज हैव टू बी सो स्टबन। इस स्टेटमेंट की डिग्री को रिफर करते हुए यहां पर आपको लगाना था स्टबन। रीजनिंग भी नहीं आएगा, विड्रॉन भी नहीं आएगा। देखिए विड्रॉ का मतलब होता है टू टेक बैक। आप बैंक में जाते हैं, आपने जो पैसा डिपॉजिट किया हुआ है उसको बैक ले लेते हैं, वापस ले लेते हैं। आपको एक विड्रॉल फॉर्म भरना होता है, तो विड्रॉ का मतलब हो जाता है टू टेक बैक। विड्रॉ का मतलब हो जाता है टू टेक बैक। विड्रॉन का मतलब हो जाएगा, विड्रॉन इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज करेंगे एडजेक्टिव बना के। तो इसका मतलब हो जाएगा टेकन बैक, कोई ऐसी चीज जिसको वापस ले लिया गया हो, विड्रॉन। विड्रॉ का एक मीनिंग और हो जाता है, विड्रॉ का मतलब हो जाता है टू स्टॉप इंटरेक्टिंग विद अदर प्यूपिल्स, विद अदर प्यूपिल्स। प्यूपिल ही लिखा जाएगा, प्यूपिल्स तो मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूं, मुंह से निकल गया, सॉरी। प्यूपिल ही प्लूरल फॉर्म होती है। प्यूपिल्स का यूज भी कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के प्यूपिल को रेफर करने के लिए। सही वर्ड है प्यूपिल्स भी, प्यूपिल भी सही है, प्यूपिल्स भी सही है। यही इंग्लिश की खूबसूरती है। प्यूपिल प्लूरल है लेकिन प्यूपिल्स भी रिफर कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के लोगों को रिफर करने के लिए। ठीक है, तो विड्रॉ का एक मतलब हो जाता है टू स्टॉप इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल। इस मीनिंग के हिसाब से विड्रॉन का मीनिंग हो जाएगा शाई एंड क्वाइट। ऐसा पर्सन जो दूसरे लोगों से ज्यादा बात ना करता हो, उसको कह देते हैं शाई या क्वाइट। या प्रिफरिंग टू बी अलोन, कोई ऐसा पर्सन जो अकेले रहना पसंद करता हो, दूसरों के साथ रहना पसंद ना करता हो, दूसरों के साथ इंटरेक्ट ना करता हो, उस पर्सन को विड्रॉन पर्सन कहा जा सकता है। तो यहाँ पर तो सेंटेंस का कंटेक्स्ट ही अलग है। क्या हम यहाँ पर, क्या उसकी मदर यू को विड्रॉन रिफर कर रही है, अकेले रहने वाला व्यक्ति रिफर कर रही है? नहीं, वो उसको स्टबन रिफर कर रही है सो लगाकर। तो विड्रॉन यहाँ पर ऑप्शन में सही नहीं है। रीजनिंग का मीनिंग भी अलग है, रीजनिंग भी यहाँ पर नहीं आना है। देखिए रीजनिंग आपके एग्जाम में भी आती है, तो वहां पर भी उसका क्या मीनिंग होता है? रीजन एक एक्चुअली में वर्ब है। रीजन नाउन भी हो सकता है। रीजन जब नाउन होगा तो उसका मतलब होगा तो कॉज ऑफ समथिंग, कुछ हो गया उसके पीछे जो कॉज था उसको रीजन कह देते हैं, जो कारण था उसको रीजन कह देते हैं, तो कॉज ऑफ समथिंग। रीजन जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू थिंक, अंडरस्टैंड और मेक जजमेंट्स लॉजिकली। मेक जजमेंट्स लॉजिकली। लॉजिकली थिंक करने की एक्टिविटी को या एक्शन को, लॉजिकली थिंक करने को रीजन कह देते हैं। अब रीजन से आप रीजनिंग बना सकते हैं, रीजनिंग बना सकते हैं। पहली बात तो रीजनिंग जो वर्ड बना है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो सकती है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। यहाँ पर ऐसे पर्सन को आप रीजनिंग या ऐसी स्किल्स को आप रीजनिंग रिफर करेंगे जो कि लॉजिकली थिंक कर रहा हो, यानी कि थिंकिंग लॉजिकली। रीजनिंग का मतलब हो जाएगा थिंकिंग लॉजिकली। रीजनिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म को आप जेरेंड के रूप में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि नाउन हो जाएगा, और वहां पर रीजनिंग का मतलब हो जाएगा द क्वालिटी, स्किल
और एबिलिटी ऑफ थिंकिंग लॉजिकली। आपका जो सब्जेक्ट है रीजनिंग, जो आप पढ़ते हो एसएससी का एग्जाम पास करने के लिए, टीयर 1 पास करने के लिए, उसमें आपकी लॉजिकली थिंकिंग की एबिलिटी को या स्किल्स को ही चेक किया जाता है कि आप लॉजिकली थिंक कर सकते हैं या नहीं। तो ये वर्ड भी यहाँ पर नहीं आना था, मीनिंगफुल नहीं है। 132 हो गया फर्स्ट ऑप्शन। 133 पर चल देते हैं। क्या लिखा हुआ है? इट वॉज क्वाइट, ब्लैंक दिया हुआ है मैटर बट वाज एस्केलेटेड ड्यू टू द मीडिया कवरेज। इट यहाँ पर सब्जेक्ट लग गया, वाज हो गई लिंकिंग वर्ब, क्वाइट यहाँ पर एक एडवर्ब है, आ मैटर यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, और बट यहाँ पर कंजंक्शन हो गया, वाज एस्केलेटेड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, सब्जेक्ट इसका इटी हो गया, बट चूंकि कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है तो दो वर्ब फ्रेजेस को, दो प्रेडिकेट को जोड़ दिया। वाज क्वाइट ब्लैंक अ मैटर को वाज एस्केलेटेड ड्यू टू द मीडिया कवरेज से जोड़ दिया बट कंजंक्शन ने। बट चूंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सिमिलर रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ सकता है, तो इस वाले प्रेडिकेट को और इसके बाद जो लिखा है सारे प्रेडिकेट को जोड़ दिया। इट इन दोनों का कॉमन सब्जेक्ट हो गया, शुरू में लिखा गया। वाज एस्केलेटेड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्यू टू हो गया प्रीपोजिशन रीजन को रेफर करने के लिए, मीडिया कवरेज हो गया नॉन फ्रेज, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो क्या आना चाहिए? इट वाज क्वाइट ए हम्बल मैटर। देखिए हम्बल का मतलब होता है हैविंग और शोइंग मॉडेस्ट वैल्यू और सेल्फ इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ। खुद की इंपॉर्टेंस को कम दिखाने वाले व्यक्ति को हम्बल कह देते हैं आप, जो अपनी इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस ना करे, अपनी वैल्यू को बहुत ज्यादा ना दिखाए, या अपनी वैल्यू उसकी नजरों में खुद की हो ही ना, बहुत कम हो। हम्बल का मतलब है हैविंग और शोइंग लो वैल्यू और सेल्फ इंपॉर्टेंस। सेल्फ इंपॉर्टेंस कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी रिक्वेस्ट कह देते हैं ना, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरा हम्बल क्वेश्चन है आपसे, मेरी हम्बल डिमांड है। कोई ऐसी चीज जो इंपॉर्टेंस में लो हो, लो इन वैल्यू और इंपॉर्टेंस, ठीक है, उसके लिए भी हम्बल यूज कर लेते हैं। अब देखिए ट्राइवल का मतलब क्या हो जाता है? ट्राइवल का मतलब हो जाता है हैविंग नो वैल्यू। कोई ऐसी चीज जिसकी कोई वैल्यू ना हो, कोई इंपॉर्टेंस ना हो। यहां पर इंपॉर्टेंस है तो थोड़ी बहुत, भले ही लो है, लेकिन यहां पर तो किसी चीज की, किसी भी चीज की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ट्रैवल का मतलब हो गया हैविंग नो वैल्यू और इंपॉर्टेंस, यानी कि इनसिग्निफिकेंट। यहां पर एक्चुअली में यही वर्ड आना चाहिए था। वो जो मैटर है, उस मैटर को इनसिग्निफिकेंट मैटर, यानी कि बिल्कुल तुच्छ मैटर, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, ऐसा एक मैटर था, लेकिन मीडिया कवरेज ने उसको एस्केलेट कर दिया। एस्केलेट का मतलब टू इंक्रीज इन इंटेंसिटी, स्कोप और अमाउंट। एस्केलेट का मतलब हो गया टू इंक्रीज, कि मीडिया कवरेज ने इसको तुच्छ से मैटर को, इनसिग्निफिकेंट से, ट्राइवल से मैटर को एस्केलेट कर दिया। तो यहां पर सही वर्ड हो जाना चाहिए था ट्राइवल। बाकी के जो वर्ड है, स्टिंजी, स्टिंजी का मतलब हो गया नॉट विलिंग टू स्पेंड मनी। कोई ऐसा पर्सन जो पैसे खर्च करना नहीं चाहता, उसको आप स्टिंजी कह देते हैं, तो ये भी यहां नहीं आ रहा था। घास्टली का मतलब हो गया अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट एंड शॉकिंग। कोई घटना अनप्लीजेंट हो, शॉकिंग हो, आप उसको घास्टली कह देते हैं, ये भी यहां नहीं आना था। 133 का दूसरा ऑप्शन सही था। 134 ठीक है। द लिखा हुआ है स्पीच, स्पीच नाउन हो गया, द आर्टिकल हो गया, मतलब यहाँ पर बीच में जो भी आएगा वो एडजेक्टिव होगा। ये हमारी हो गई नाउन फ्रेज, और डिड, नोट, डिड हो गई हेल्पिंग वर्ब, नोट हो गया एडवर्ब, इम्प्रेस होगी हमारी मेन वर्ब, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो उसके बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट द ऑडियंस। एज लगा दिया गया कंजंक्शन के रूप में। दे हो गया यहाँ पर हमारा प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में। कुड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई मोडाल। नोट हो गया एडवर्ब ऑफ निगेशन। रियली भी एक एडवर्ब हो गया। मेक यहाँ पर मेन वर्ब है, एडवर्ब को मेन वर्ब से पहले लगा दिया गया। मेन वर्ब है मेक आउट, यानी कि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और
मेक आउट द फोकस ऑफ हर डिस्कशन। आउट को एडवर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है और मेक आउट यहाँ पर ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है फोकस ऑफ प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया कि ये जो फोकस है किसके फोकस की बात की जा रही है, फोकस को रिलेट करने के लिए डिस्कशन से ऑफ प्रीपोजिशन लगा दिया। ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर हो गई। क्या आना चाहिए यहाँ पर? कंटेजियस, कंकरेंट, कंटामिनेटेड, कन्वोल्यूटेड। देखिए कंटेजियस का मतलब होता है स्प्रेड या एबल टू स्प्रेड बाय टच और कॉन्टैक्ट। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी डिजीज, कोई भी ऐसी बीमारी, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जो छूने से या कॉन्टैक्ट करने से फैल जाए उसको कहते हैं कंटेजियस डिसीज या कंटेजियस इन्फेक्शन। तो कंटेजियस का मतलब हो जाएगा एबल टू स्प्रेड बाय टच और कॉन्टैक्ट। टच और कॉन्टैक्ट मतलब फिजिकल टच की बात की जा रही है। कनकरेंट, कनकरेंट भी एक एडजेक्टिव है। तो कंटेजियस तो यहां पर आने नहीं था, ऐसी स्पीच की बात नहीं की जा रही है जो छूने से फैल जाए। मीनिंगलेस वर्ड हो जाएगा, मीनिंगलेस फ्रेज हो जाएगी अगर ये लिख दिया तो। कनकरेंट का मतलब होता है हैपनिंग एट द सेम टाइम, हैपनिंग एट द सेम टाइम। कोई भी ऐसी चीज जो किसी दूसरे एक्टिविटी के साथ ही हो रही हो, उसी टाइम में हो रही हो, तो उसको कनकरेंट कहा जाता है। जो कि करंट में हो, जो चल रही हो साथ में। कौन का मतलब साथ में। तो कनकरेंट स्पीच का भी कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई कनकरेंट स्पीच दी, कोई दूसरा काम यहाँ पर चल रहा था, नहीं। कंटेमिनेटेड का मतलब हो जाता है पोल्यूटेड। कंटेमिनेटेड बना है वर्ड कंटेमिनेट से। कंटेमिनेट एक वर्ब है। कंटेमिनेट का मतलब हो जाता है टू मेक समथिंग इम्प्योर और पॉइजनस बाय पोल्यूटिंग इट और बाय एडिंग समथिंग टू इट। आपके पास साफ सुथरा पानी है, इसमें कुछ अंट मिट्टी उठा के मिला दो, आपने क्या कर दिया, इसको पोल्यूट कर दिया, इसको कंटेमिनेटेड कर दिया, आपने कंटेमिनेट कर दिया। कंटेमिनेट का मतलब हो जाएगा टू मेक समथिंग इम्प्योर और पॉइजनस। पॉइजनस मतलब जो कि आपके लिए हार्मफुल हो, बाय पॉल्यूटिंग इट। इसमें कुछ ऐड कर दिया है, किसी भी तरीके से इसको पोल्यूट कर दिया। तो कंटेमिनेट का मतलब हो जाता है ये। कंटेमिनेटेड मतलब उस थिंग को रिफर करेगा जिसको कंटेमिनेट किया गया हो, जिसको इम्प्योर कर दिया गया हो। तो कंटेमिनेटेड, ये कंटेमिनेट का मीनिंग था, ठीक है। कंटेमिनेटेड का मतलब इम्प्योर या पोल्यूटेड, जिस थिंग को इम्प्योर कर दिया गया हो, पोल्यूटेड कर दिया गया हो। कन्वोल्यूटेड यहां पर आना चाहिए था। कन्वोल्यूट का मतलब हो जाता है टू मेक समथिंग कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कन्वोल्यूट, कन्वोल्यूट का मतलब होता है किसी चीज को घुमा दिया, कॉम्प्लेक्स कर दिया। टू मेक समथिंग कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और यहां पर ये जो समथिंग है ना, ये भी किसी इंफॉर्मेशन, किसी स्टोरी, किसी स्पीच, किसी आर्ग्यूमेंट, किसी डिस्कशन, इस तरह की चीजों को ही रिफर करता है। मतलब किसी डिस्कशन, किसी आर्ग्यूमेंट, किसी स्पीच, किसी इंफॉर्मेशन को आपने कॉम्प्लेक्स कर दिया, उसको आपने इतना घुमा दिया कि वो दूसरों को समझ में ही नहीं आ रही, आपने उसको कन्वोल्यूट कर दिया। और जिस इंफॉर्मेशन को या स्टोरी या स्पीच के साथ ऐसा किया गया उसको आप कन्वोल्यूटेड कह सकते हैं। कन्वोल्यूटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसी कन्वोल्यूट वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। तो यहां पर जो है ये जो स्पीच थी कन्वोल्यूटेड थी, और कन्वोल्यूटेड होने की वजह से ही वो जो सुन रहे थे, सुनने वाले थे ऑडियंस, वो समझ ही नहीं पाई, वो फोकस ही नहीं निकाल पाई कि इसके डिस्कशन का फोकस क्या है, कहना क्या चाहते हो वाला सीन हो गया उनके साथ। तो इस तरह के मीनिंग को जो है कन्वे करने के लिए आपको फोर्थ ऑप्शन लिखना पड़ेगा, 134 का 4। इसके बाद लिखा है नेवर स्टॉप लर्निंग। सही बात है, जब तक आप जिंदा है सीखते रहिए।
जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता सीखते रहिए, समझते रहिए। इसी तरह के अप्रोच के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे। कहीं पर भी अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपसे इंग्लिश के बारे में या किसी भी बारे में कोई डिस्कशन करता हूँ, आपसे बात करता हूँ। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।